नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में आज की बड़ी राजनीतिक खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं और दुखद खबर है। अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी, जो असल एनसीपी हो गई, उसके अध्यक्ष आज तड़के बारामती में ही, जो उनका गढ़ था, उनका घर, वहां विमान से लैंड कर रहे थे और हादसा हो गया। 66 साल के अजित पवार की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 5 लोग सवार थे, सभी की मौत हुई इस विमान हादसे में। अब जो लोग अजित पवार के बारे में जानते हैं, आप में से सबने नाम तो सुना होगा, लगभग 40 साल का राजनीतिक करियर, कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। एक अहम कड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में 40 साल से 11 बार बजट पेश किया। अब वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन जो महायुति सरकार है महाराष्ट्र में और बंपर बहुमत के साथ सरकार बनी बीजेपी की अगुवाई में, एकनाथ शिंदे का नेतृत्व था, यह आपको ध्यान रखना चाहिए 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन जब नतीजे आए और जबरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी ने, तो मुख्यमंत्री पद भी बीजेपी ने अपने पास रखा। पहले एकनाथ शिंदे को बनाया था जब वो शिवसेना तोड़कर आए थे। और इसमें जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी अपनी बात मनवाने में, और खास देवेंद्र फडणवीस ये बात मनवाने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उन्हें अजित पवार का साथ था। इसमें शिंदे कुछ नहीं कर पाए, हाथ पैर बहुत मारे, दिल्ली भी आए। और अजित पवार, कहने वाले ये कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस का साथ ना देते तो ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे 2024 में फिर मुख्यमंत्री बन जाते। तो ऐसे में अजित पवार, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका ना होना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या मायने, महायुति सरकार के लिए क्या मायने, कुछ उलझन आ जाएगी क्या, और एनसीपी के लिए क्या मायने। और ये मायने इसलिए अहम हो जाते हैं कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में साथ साथ लड़ते दिखाई दिए। एकजुट हो गए चाचा और भतीजा। महाराष्ट्र और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और उनका भतीजा अजित पवार साथ आए, कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन एक निजी चैनल को अजित पवार ने यह बयान भी दिया कि घर में अब सब कुछ सुलट गया है, कार्यकर्ता भी साथ आना चाहते हैं। तो एनसीपी फिर से एकजुट हो रही थी क्या, विलय होने वाला था क्या? अब वो थम जाएगा, कोई और अध्यक्ष बनेगा, कोई और उप मुख्यमंत्री बनेगा, या शरद पवार के हाथ में फिर से पूरी कमान आ जाएगी? उससे देवेंद्र फडणवीस के लिए दिक्कत भी पैदा हो सकती है क्या? और ये महज हादसा था या साजिश? शरद पवार ने अभी अभी कहा कुछ देर पहले, यह साजिश नहीं, हादसा, विशुद्ध हादसा है। लेकिन ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की बात हो रही है, कई और विपक्षी खेमे से नेता जांच की बात करने लगे हैं कि एक दमदार दिलदार मित्र मैंने खो दिया, यह निजी क्षति है, सिर्फ एक सहयोगी की मौत नहीं हुई है। और इसी पीड़ा में दरअसल राजनीतिक अहमियत आज जो ये दुखद घटना हुई दर्शाती भी है। 40 साल एक कांस्टेंट, एक निरंतरता अगर महाराष्ट्र की राजनीति में रही, वो थे अजित पवार। 6 बार उप मुख्यमंत्री, 8 बार विधायक, 11 बार बजट पेश किया, यानी कि सबसे अहम जो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो उनके हाथ में रहता था।
लेकिन कभी वो अपना एक जो बड़ा सपना था, राजनीतिक सपना मुख्यमंत्री बनने का, वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि कुर्सी आती भी दिखी थी 2004 में, जब कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। एनसीपी की कांग्रेस से 2 ज्यादा सीटें भी थी, लेकिन कुछ मलाईदार पद और मंत्रालय और लेने के चक्कर में तब एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया था। इस बात का मलाल था भतीजे को कि चाचा ने यह क्या किया, यानी कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हो गए कि मलाईदार मंत्रालय हमें दे दो। यह टीस उनके मन में थी, जो 2023 में चाचा से रिश्ते तोड़ने पर भी जा पहुंची थी और एक बार फिर महायुति में एनडीए खेमे में आ गए थे अजित पवार और उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यह 2 जुलाई की बात है और 27 जून 2023 को तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया था एनसीपी पर कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार ने, और 5 दिन में ही वो बन बैठे थे वित्त मंत्री। वापसी हो गई थी। लोग कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने यह सुनिश्चित कराया, इसीलिए दिलदार और दमदार शब्दों का इस्तेमाल किया। वो एक काउंटर पॉइज भी थे। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2024 का। अब कड़ियां जोड़िए विधानसभा का, क्योंकि वो शिवसेना को तोड़कर 2022 में आ गए थे, महायुति का हिस्सा हो गए, मुख्यमंत्री बन गए थे, नेतृत्व भी उनका चुनाव में। लेकिन चुनाव में बीजेपी जिसने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 132 जीतने में कामयाब हो गई, 89% का स्ट्राइक रेट। तो एकनाथ शिंदे की कुछ नहीं चल पाई, हाथ पैर बहुत मारे, पर उसमें मददगार कौन साबित हुए? देवेंद्र फडणवीस के वो एनसीपी अजित पवार गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 41 जीत ली। तो चाहे बहुमत का जो आंकड़ा है 145 का, साधारण बहुमत का, उसके काफी नजदीक थी बीजेपी, तब भी सहयोगी की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे वहां पर दबाव डाल रहे थे, पर साथ में आ गए अजित पवार भी। तो अजित पवार, भाई आप नाराज हो गए, आप जाओ, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ आ जाए, तब भी सत्ता बनती है। अब जो अजित पवार नहीं रहे हैं, उलझन में आ गई है क्या महायुति सरकार? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब एनसीपी का क्या होगा, यक्ष प्रश्न यह है। 5 बड़े सवाल हैं। उत्तराधिकारी कौन होगा अजित पवार का? उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा, उनका बेटा पार्थ, वो तो चुनाव हार गया था मावल से 2019 में, या कोई और, प्रफुल्ल पटेल, पर वो वैसा करिश्माई नेतृत्व तो है नहीं, या छगन भुजबल, या विलय हो जाएगा, चाचा के पास चले जाएंगे सारे विधायक। और ये तो अपनी मौत से पहले चाचा भतीजा साथ आ गए थे पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में, जो स्थानीय निकाय हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे लगातार। अजित पवार बीजेपी पर विधायकों के नाम लेकर कि पैसा खाया जा रहा है पीसीएमसी में। तो ये नजदीकियां क्या हकीकत में अब तब्दील हो जाएंगी और सारी कमान शरद पवार ले लेंगे? अब जो ये चाचा भतीजे की नजदीकी आई थी, इसे राजनीतिक औजार, हथियार की तरह भी इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। उन्होंने हादसे पर ही सवाल खड़े कर दिए कि दोनों साथ आ रहे थे, ऐसे में यह हादसा होना, यह तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जांच करनी होगी,
यानी कि इसे साजिश का एंगल देने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। सुनिए। Before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. अब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता की मांग जायज, हादसे की जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं सभी नेता प्लेन से सफर करते हैं, हादसे की जांच होनी चाहिए। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में थे तब, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो कह रहे हैं इस मामले की जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। ये सब जांच की बात कह रहे हैं। और दिलचस्प खबर अभी कुछ देर पहले हमने ब्रेक की थी, वो ये है कि चाचा शरद पवार, जिनके साथ आने की खबरों को साजिश का एंगल दे रही हैं ममता बनर्जी, वो कह रहे नहीं ये तो हादसा है, ये तो हादसा है, ये साजिश है ही नहीं। शरद पवार ये कह रहे हैं, वो जांच की मांग भी नहीं कर रहे, जो तमाम विपक्षी खेमा करता दिखाई दे रहा है। और उसमें एनडीए के भी कुछ लोग शामिल हैं, जैसा मैंने अशोक चव्हाण का नाम लिया। और ये हादसे की बात क्यों कही जा रही है, अब थोड़ी ये टाइमलाइन भी। आज सुबह क्या हुआ, जो विमान था लेयर जेट, ये विमान था, ऐसे ही विमान का एक हादसा 2 साल पहले भी हुआ था मुंबई में। यह विमान, इसने बारामती में एटीसी से पहला संपर्क 8:18 पर किया सुबह। और पायलट को, 2 पायलट चलाते हैं इस विमान को, 3 सवारी थी, मुसाफिर थे, जिसमें अजित पवार भी थे, कुल मिलाकर 5 लोग। ये छोटी हवाई पट्टी हो, वहां भी उतर सकता है। 800 से 850 किलोमीटर की रफ्तार पर ये प्लेन उड़ सकता है। 3000 की फ्लाइट, 3000 किलोमीटर की फ्लाइट ये एक दम में भर सकता है। इसीलिए जो वीवीआईपीज हैं, नेता, भारत में इसको अच्छा खासा इस्तेमाल भी करते हैं। तो मौसम ठीक होने पर उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और विजिबिलिटी, यानी कि कितना दिख सकता है, इसकी जानकारी भी हासिल की। तो बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर की है, यानी कि 3 किलोमीटर की। फिर 11 नंबर रनवे पर अंतिम लैंडिंग की सूचना दी गई, लेकिन चालक ने कहा, एक बार गो अराउंड किया, पहले गया उसको दिखा ही नहीं, रनवे नहीं दिखा। फिर कहा कि हाँ, गो अराउंड करने के बाद कि अब वो दिख रहा है, और उसके बाद जैसे ही दिखता है मैं कॉल करूंगा। कोई कॉल नहीं आई, धमाके की आवाज आई। 8:44 पर ये आग की लपटों में घिरा दिखा ये जहाज। जब तक सहायता के लिए लोग पहुंचे, दमकल कर्मी और बाकी स्टाफ, तब तक मौत हो चुकी थी। अब यहां पर विमान पहले भी दुर्घटनाग्रस्त रहा, इस बात से हादसे की बातें राजनीतिक गलियारों में घूमने लगी थी। पर मैं कुछ सवाल जो पूछ रहा था, एनसीपी का क्या होगा, महायुति में असर क्या पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस की मजबूत स्थिति में थोड़ी दिक्कत आएगी क्या, अब आंखें फिर से तरेरने लगेंगे एकनाथ शिंदे, ही आस्क्ड फॉर हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। और अगर विलय हो जाता है एनसीपी का, तो क्या शरद पवार आ जाएंगे एनडीए में, और शरद पवार एनडीए में आ गए तो कद कम हो जाएगा क्या, महत्ता और इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्या देवेंद्र फडणवीस की। और अगर ये विधायक, जो 41 विधायक है, इनमें बड़ा तबका या ये सारे के सारे शरद पवार के साथ चले जाते हैं और शरद पवार महायुति का हिस्सा नहीं बनते, एनडीए में नहीं आते, तो इंडिया गठबंधन जो बिल्कुल बदहाल है,
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी वो तार तार होता दिख चुका है, धरती पर रौंदे मुंह पड़ा हुआ है, उसमें नई जान आ जाएगी क्या? तो एक व्यक्ति की मौत से देखिए असरात कितने लंबे हो सकते हैं या होते दिख रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नहीं रहे अजित पवार, उलझी महायुति सरकार, और हादसे पर बवाल ममता का साजिश वाला सवाल। और आज चर्चा में मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। देश के वरिष्ठतम पत्रकार आज चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में दिबांग हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विनोद अग्निहोत्री, एक और वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, गुजरात में मौजूद हैं। और बारामती में जहां पर यह दुर्घटना हुई, यह हादसा हुआ, वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र आंबेकर भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। तो रविंद्र, सबसे पहले तो ये हादसे और साजिश का जो एंगल है, और ममता बनर्जी जी चाचा भतीजा साथ आने वाले थे, ऐसे में ये हादसा हो जाना, इसकी तो जांच सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और एनडीए के में से अशोक चौहान भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। पर शरद पवार का कुछ ही देर पहले बयान आया कि ये तो हादसा है और कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं। वो जांच की भी बात नहीं कह रहे हैं। इसको आप राजनीतिक तौर पर कैसे रीड करते हैं? देखिए, मैं बारामती में हूं अभी, और जहां तक सवाल है यहाँ पे जमीनी हकीकत का, तो यहाँ पे अब दो खेमों में बट गए हैं सारे लोग। और जो अजित पवार के जो समर्थक हैं, उनमें ये चर्चा बिल्कुल है कि क्या ये साजिश है, क्योंकि पिछले दिनों में जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें अजित पवार ने बहुत मुखर होते हुए बीजेपी पे हमला साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई भ्रष्टाचार के मामले मेरे पास में है और मैं उनको उजागर करूंगा। चूंकि सरकार में साथ में थे, लेकिन जो चुनाव थे वो एक दूसरों के खिलाफ लड़ रहे थे, इसके लिए ये चुनावी भाषण माने जा रहे थे। लेकिन एक संदेह वाली बात जो है वो कार्यकर्ताओं के बाकायदा मन में नाम बिल्कुल है। ले रहे थे विधायकों का। बीजेपी के विधायक महेश लांडगे पर आरोप लगाया, जी। बताया 45 लाख का ओवरब्रिज 4.5 करोड़ रुपए या 9 करोड़ रुपए में बनाया गया। करोड़ों का गबन हो रहा था, हेरफेर हो रहा था खुलेआम। वो 2 जनवरी से 13 जनवरी तक ये कहते सुनाई दिए। बिल्कुल, ये आरोप चुनावी जुमले हो सकते हैं या फिर चुनावी आरोप हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, अब दोनों एनसीपी या तो साथ में आएंगी या टूटेगी। एक सबसे बड़ा सवाल था। पिछले कई दिनों से अजित पवार गुट में बड़ा असंतोष का मामला था। अजित पवार गुट के कई लोग जो थे वो नाराज थे अजित पवार से भी, और वो बीजेपी के साथ में जाने की बात कह रहे थे कि हम बीजेपी में मर्ज करा दे। तो ये मेरे ख्याल से उसके बाद अजित पवार ने दोनों एनसीपी को साथ में लाकर महापालिका चुनाव लड़े। उसमें देखिए आप कि अजित पवार गुट के कई लोग नदारद रहे। तो मुझे लगता है कि अब जब अजित पवार नहीं है हमारे बीच में, कुछ वक्त हुआ है, तो ये बहुत शुरुआती रुझान होगा, लेकिन राजनीति अब से बहुत तेज हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा कद्दावर नेता अब अजित पवार के जो हम कद का नहीं है। साथ ही में आप देखेंगे कि अजित पवार जिस एग्रेशन से काम करते थे, उस एग्रेशन को आगे ले जाने वाला कोई नेता नहीं है। बहुत बड़ा वैक्यूम महाराष्ट्र की राजनीति में है। और साथ ही में 2 पार्टियां साथ में आएंगी या 2 पार्टियों में अब वापस से एक बार फूट होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज के दिनों में यहाँ पर बारामती में कुछ ही मतलब आप ये कह रहे कदमों के हैं दूरी पर एनसीपी में एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि इसमें साजिश की बू आ रही है, जबकि शरद पवार ये कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, ये तो एक हादसा है, नहीं होना चाहिए था, हो गया, दुखद है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो तो कोई साजिश की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उस समय लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, बाद में लैंडिंग नहीं हो पाया, एक राउंड हुआ और उसके बाद में ये क्रैश हुआ। और जो रनवे है उसके बहुत
करीब ये क्रैश हुआ। तो जो प्रत्यक्षदर्शी है वो तो नहीं कह रहे कि इसमें कोई साजिश है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको साजिश की बू जरूर आ रही है। खास तौर पे जब अजित पवार ने कुछ ही दिनों पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोला था और लगातार आरोप किए थे कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है, और उनकी फाइलें मेरे पास में है। तो जी अब ये बातें तब आई, चाचा भतीजा ने हाथ तब मिलाने की प्रक्रिया शुरू की थी रविंद्र, जब जैसा आप बता रहे थे एनसीपी अजित पवार गुट के कुछ विधायक बीजेपी में जाने की बात कहने लगे, नाराजगी का इजहार करने लगे। अब जब अजित पवार नहीं हैं तो एनसीपी अजित पवार का क्या होगा? क्या कुछ विधायक बीजेपी जा सकते हैं, या सुनेत्रा चौधरी कमान संभालेंगी, या सब कुछ शरद पवार की शरण में जाते दिखेंगे? देखिए, अब शरद पवार सबसे बड़े कद्दावर नेता है और हेड ऑफ फैमिली है अभी फिलहाल एनसीपी दोनों गुटों के लिए, क्योंकि जो लोग अजित पवार के साथ में आए थे उनके लिए अजित पवार का प्रोटेक्शन था, लेकिन उनको ये बात भी पता थी कि ये परिवार कभी भी एक हो सकता है और परिवार के तौर पे ये सारे लोग एक ही है। और कई मामलों में हमको इस बात का टेस्ट भी आया कि जब जब कंट्रोवर्सी होती थी या कुछ होता था, ये पवार दोनों मिलते थे, दोनों चर्चा करते थे। तो कई जो अजित पवार के साथ भी जो नेता गए थे उनको एक कॉन्फिडेंस जरूर था कि सीनियर शरद पवार जो है वो पिक्चर में आएंगे और कमान संभाल लेंगे। लेकिन अब जब अजित पवार नहीं है तो सुनेत्रा पवार की लीडरशिप पार्टी को माननी पड़ेगी। तो मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई दिनों में पार्टी के कुछ नेताओं में मनमुटाव बिल्कुल था। जो अजित पवार गुट के नेता है, खासतौर पे प्रफुल्ल पटेल उसकी अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने खासतौर पे इसकी नाराजगी भी जताई थी। प्रफुल्ल पटेल हाल ही दिनों में शरद पवार से बहुत ज्यादा मिल भी रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब फिलहाल तो शरद मतलब पवार मौत से राजनीतिक के सबसे बड़ा नेता है। उलझन बढ़ती दिखाई दे रही है। दिबांग, आपका मुंबई में भी अच्छा खासा दखल है। ये उलझन, ये महायुति जो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग दिख रही थी, और वहां तो ट्रिपल इंजन सरकार और बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर उभरने लगे थे देवेंद्र फडणवीस। हमने नरेंद्र के बाद कौन, देवेंद्र, एक ये विमर्श भी शुरू हो गया था। अजित पवार का ऐसी दुर्घटना में उनकी मौत उलझन पैदा कर गई। देखिए, बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करती है, बहुत सारे सवाल पैदा करती है। और एक तरीके से आप देखें तो अजित पवार जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तो उनको यही उम्मीद थी कि चाचा का आशीर्वाद मिलेगा, वही पार्टी सब कुछ संभालेंगे, और बहुत करीब आ गए थे, जिसका आपने उल्लेख किया मुख्यमंत्री बनने के। पर जिस तरीके से शरद पवार ने उनको रोका कि ऐसा ना हो कि चाचा भतीजा जो है वो चाचा से आगे निकल जाए, ये राजनीति वहाँ पर रही, दिखाई दी, जिससे वो नाराज़ भी हुए। अपनी बेटी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो जिस तरह की तबीयत है शरद पवार की, बहुत अच्छी तबीयत नहीं है फिलहाल, जो उनको जानते हैं वो बताते हैं। हालांकि पिछले दिनों वो दिखाई दिए, पर वो एक तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश बताई जा रही है। जो लोग जानते हैं इस बारे में, मेरी सुबह से कई लोगों से बात हुई है, तो उस हालत में एक तरीके से विमान की तरह आप समझ लीजिए, विमान की इमेजरी लीजिए कि लैंडिंग होने वाली थी, बिल्कुल रनवे के पास ही ये हादसा हुआ, मर्जर होने की बात थी, और करीब करीब ये माना जा रहा था कि वो राज्य संभालेंगे, वही बड़े नेता होंगे, वही जो मराठा एक जो बड़ा नेतृत्व देने वाले नेता होंगे वही अजित पवार होंगे। तो एक तरीके से ये बात समझ में आ गई थी पिता को कि उनकी बेटी सुप्रिया जो है वो उस तरीके से, आप भी एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक वो पेंच डालूं जो ममता बनर्जी ने डाला है, उसको एक्सप्लेन। देखिए, कंस्पिरेसी थियरिस्ट ये साजिश के ना एंगल्स सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये चौंक बड़ा अच्छा ऐसे लगता है, अरे ऐसा हुआ होगा क्या, आदमी चौंकता है। ये चौंकाने का बयान है, या जो आपने भी यहां पर एक पैरेलल ड्रॉ किया है, या इस बात की जांच भी होनी चाहिए? देखिए, शरद पवार मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हादसा है। देखिए, जांच तो जरूर होनी चाहिए ताकि भविष्य के लिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। हादसा है तो हादसा है। हम जानते हैं कि जो लियरजेट 45 जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है उस प्लेन का, उसमें पिछले में लियरजेट में जो खामियां थी, इस 45 जो नया वाला वर्जन है उसमें वो दूर की गई। तो ज़रूर एक जांच तो होनी चाहिए, और विमान कंपनी भी जरूर चाहेगी कि जांच हो ताकि उसको दुनिया भर में बदनामी ना हो। ममता बनर्जी, संदीप, अब आप देखते जाइएगा, ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी चालें चलेंगी, ममता बनर्जी जिस तरीके से, ममता बनर्जी की अगर केंद्र में दो बड़े नेताओं की
मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह की बात कर रहा हूँ, उनकी सारी निगाहें अगर पश्चिम बंगाल पर हैं, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से हर घटना पर, हाल में हमने वो भी पहले भी देखा, कुछ दिनों पहले भी, हर घटना पर जिस तरीके से वो चीज़ों को मोड़ेंगी और मोड़ के इनको कटघरे में खड़ा करेंगी, और एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है, एक अपना डाउट क्रिएट करने का जो उनका जो खेल है, जो गेम है, जो पॉलिटिकल गेम है, जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है उनका आज की राजनीति में ममता पर ये बनर्जी नैतिकता का। के तकाजे पर ये टिकता है कि आप साजिश के सवाल उठा दो, सुनने वालों को हाँ अरे भाई ऐसा हुआ है क्या, टॉकिंग पॉइंट्स तो हो जाता है, पर क्या ये जिम्मेदाराना राजनीति है या जिम्मेदाराना पत्रकारिता भी है? मैं अपने गिरेबान में भी झांकने को हाँ, तैयार ये हूं। बहुत मासूम आपका सवाल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन राजनेताओं में आप देख लीजिए, जिम्मेदार आप किसको कह सकते हैं? जिम्मेदारी एक ही है उनकी, एक ही जिम्मेदारी है इन नेताओं की कि किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है, यही जिम्मेदारी है। तो अब एनसीपी का क्या होगा? अब शरद पवार नहीं है तो अब एनसीपी का क्या होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है। अजीत पवार नहीं है तो आप देख लीजिए, शरद पवार पर सारी निगाहें होंगी। या बीजेपी, अभी एनसीपी के अजित पवार गुट के लोग बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी खामखा वो लानत मलानत क्यों सहन करे, क्योंकि उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी फिर और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो एनसीपी के विधायक कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्या आज के दिन? मेरे को ये लगता है कि बीजेपी में कोई इस तरह का लानत मलानत होगी हमारी, और इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंसिडरेशन भी है। अगर आपकी संख्या बढ़ सकती है, आप ज़रूर उसको बढ़ाएंगे, और उसमें यही देखना होगा कि क्या ये दोनों एक बार फिर मर्ज करेंगे, क्या उनकी पत्नी, देखिए बहुत सिंपैथी मिलेगी इस समय उनको, सुनेत्रा जी को बड़ी सिंपैथी उनको मिलेगी। क्या वो आगे भविष्य सवाल कर पाएंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये मैटर्स हैं, वो चुनाव भी लड़ा सुप्रिया सुले, वो हार गई थी, बेटे के साथ भी ये हुआ, मावल से चुनाव लड़ा आप देखिए ना 2019 में, संदीप, टेक ऑफ ही नहीं किया उनका करियर। संदीप आप देखिए किस तरह के नेता थे। आपने इस पर शो भी किया था ना शायद, जब आईपीएस ऑफिसर से उनकी बातचीत हुई। बिल्कुल किया था। एक आईपीएस ऑफिसर को आप जिस तरीके से धमका रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि बांध में पानी नहीं है, तो जवाब जो दे रहे हैं आप जिस बदतमीजी के साथ कि क्या मैं यहां पेशाब कर दूं, आप इस तरह के नेता हैं, वो इस तरह के नेता हैं, और उसी तरह के नेता बड़े मराठा नेता माने जा रहे हैं। वही तो नहीं, वो जो वहां ठसक पे है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं जमीनी नेता है, जमीन की भाषा बोलते हैं, इसलिए अक्खड़ भी दिखाई देते हैं कई बार। ये जो अक्खड़पन है, हाँ। ये जो बदतमीजी है, अगर आप यहां से हाँ, देखें, हाँ। वो जो ठसक है उनकी, आप महाराष्ट्र में उसी तरह की राजनीति कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की है, भाई तो जिस व्यक्ति पर आकलन क्या है? एनसीपी के विधायक कहां जाएंगे? मेरे ख्याल से एनसीपी के विधायक फिलहाल देखेंगे। बहुत सारे विधायक जो जिनके अनबन थी, वो बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में भी पूरी कोशिश चलेगी कि आप लोग यहीं आ जाइए, क्योंकि इस समय एक असमंजस का माहौल है। वहाँ बहुत शार्प नेता हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस, वो पूरी कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ आना चाहें यहाँ आ जाएं। बाकी सारी निगाहें रहेंगी शरद पवार पर कि कैसे वो आगे जगह बनाते हैं। एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो काउंटर पॉइज, जो एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल अजित पवार का होता था, वो अब देवेंद्र फडणवीस कर पाएंगे क्या? देखिए, वो एक दूसरी चुनौती थी, वो एक दूसरा माहौल था जब उनके पास वो एक मोहरा था। ऐसा नहीं है कि वो अब ये मोहरा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत शार्प नेता हैं, और एक बार सत्ता से बाहर रहने के बाद उनमें वो शार्पनेस और ज्यादा आई है। मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री की, देवेंद्र फडणवीस की। ठीक है विनोद शर्मा, अब आपको क्या लगता है एनसीपी का क्या होगा? राजनीतिक समीकरण कुछ तो बदलेंगे, वो किस तरह से बदलने वाले हैं? क्या आहट सुनाई दे रही है आपको? देखिए, हम इस पूरे ट्रेजेडी को एक पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बारामती में एक उद्योगपति है जिसका भारी इन्वेस्टमेंट है। अभी उसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बड़े एस्टैब्लिशमेंट को उसका नींव का पत्थर रखा। उसका नाम है गौतम अडानी। उसका जो बिहाइंड द सीन रोल रहेगा, उसका भारी इंपैक्ट रहेगा कि एनसीपी का मुकद्दर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। मेरा ये मानना है कि एनसीपी आज के दिन उसको तोड़ने की चेष्टा नहीं होगी, जैसा कि आपने स्वयं फरमाया कि एक सिंपैथी फैक्टर है अजीत पवार के लिए।
और शरद पवार 85 बरस के हो गए, ही इज 85 ईयर ओल्ड। और शरद पवार अपने जीवन काल में चाहेंगे कि ये दोनों गुट एक हो जाए, और उसमें हो सकता है वो गौतम अडानी से मदद भी लें। गौतम अडानी तो उनके घर पर, दिल्ली के घर में बैठ के चर्चा करते हुए भी, वो तस्वीरें तो सार्वजनिक हो चुकी हैं, और शरद पवार इस बात से इनकार भी नहीं करते। देखिए, उनके दो महत्वपूर्ण मित्र हैं गौतम अडानी के, एक तो शरद पवार हैं और एक माननीय प्रधानमंत्री हैं, और वो व्यक्ति, वो मीडिएटर का जो रोल अदा कर सकते हैं, मेरी नजर में वो अहम होगा। देखिए, तो मतलब क्या आप विनोद इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या साफ संकेत दे रहे हैं कि शरद पवार एनडीए में आ सकते हैं? सारे विधायक पहले शरद पवार के पास चले जाएंगे वापस, और वो फिर एनडीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, महायुति में आ जाएंगे। मैं इतना तेज नहीं भाग रहा हूं, मैं आहिस्ता चल रहा हूं आपसे बहुत। मैं समझता हूं कि ये पकने वाली चीज होती है। देखिए, कुल्हाड़ी से मारकर आप तोड़ के वो जोड़ नहीं सकते, ये पकने वाली चीज होती है। और एनसीपी का अस्तित्व बनाए रखना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अजीत पवार के लिए, और सबसे बड़ा एम्बिशन होगा शरद पवार का। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा क्योंकि मरने से पहले 2 जनवरी से 13 जनवरी खास पिंपरी चिंचवाड़ जो स्थानीय चुनाव, निकाय के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को भर भर के जो गालियां दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, करोड़ों के गबन के आरोप, और तब वो अपने चाचा के साथ हाथ मिलाते हुए भी दिख रहे थे। एक निजी चैनल पे उन्होंने कहा कि हमारे सारे मनमुटाव दूर हो गए हैं, अब कार्यकर्ता घर वापसी की भी बात कर रहे हैं। संकेत तो साफ ये थे कि बीजेपी से छिटकाव हो रहा है। ये छिटकाव की जगह जुड़ाव भी हो सकता है क्या? मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं। यही बात सही है आपकी, लेकिन वो अभी दिवंगत आत्मा है, और अगर उसका आखिरी एस्पिरेशन ये था कि दोनों गुट एक हो जाएं, पार्टी मजबूत हो जाए, तो उसकी तरफ काम करने की जरूरत होगी शरद पवार जी को, और उसमें गौतम अडानी मदद करेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, बारामती में इन्वेस्टमेंट जो है वो किसको एम्पावर करती है पॉलिटिकली? पवार को करती है ना, और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से शायद उनकी दोस्ती शरद पवार जी के से जो दोस्ती है उससे ज्यादा पुरानी दोस्ती नहीं है माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन वो एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बड़ा हस्तक्षेप रखता है राजनीति में। मैं कोई उनको कुतुब मीनार पर नहीं बिठा रहा हूं, मैं आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं हम, आउट ऑफ कोई ग्रेट प्रेज या आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉर्पोरेट एंगल को आप नकार नहीं सकते, इसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, और शायद इसीलिए शरद पवार ने आज किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नकारा। अब यही मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाला था कि जहां ममता बनर्जी कह रही हैं चाचा भतीजा साथ आ रहे थे, ऐसे में यह हादसा हो जाता है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव सुर में सुर मिला रहे हैं, ममता के अशोक चव्हाण जो अब बीजेपी में आ गए वो भी जांच की बात कर रहे हैं, और ऐसे में शरद पवार आते हैं जिनके भतीजे की मौत हुई है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये हादसा है, ये साजिश है ही नहीं। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी के एस्पेक्ट में कंप्लेनेंट कौन होता है? उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार को सदस्य? हाँ, वैसे इंक्वायरी तो होगी, बिकॉज ये एक प्लेन क्रैश है, और वो लेट डाउन है बड़ा क्लियरली सिविल एविएशन रेगुलेशंस में कि इसकी किस तरह, क्योंकि ये सबको इम्पैक्ट करता है, आपको हमको भी करता है जो लोग प्राइवेट जेट उड़ाते हैं, और ये पहला हादसा नहीं हुआ है। कितने लोग, कितने बड़े नेता इस देश में चले गए हादसों में। माधवराव सिंधिया, बाल योगी चले गए, माधवराव सिंधिया, शुरू कर दीजिए आप संजय गांधी से, और आपको अनेकों नाम मिल जाएंगे। और इसमें जो फॉर्मर सिविलेशन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कुछ कहा है क्या? उनका तो बड़ा, उन्होंने तो जब अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसमें पूरी तबसरा किया था एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के, इस पे कुछ बोला है उन्होंने कि इसमें कुछ हादसा कुछ गलती से हुआ है या तो यही इसीलिए आज सारे पत्रकारों को बुलाया, यही राजनीतिक संकेत जो मिल रहे हैं इन्हें पकड़ने के लिए। पर उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो सीधा सवाल तो एक
जो आने वाले दिनों में मुंह बाए खड़ा है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी, महायुति के लिए। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, उप मुख्यमंत्री मुझे लगता है वही होगा जिसको सुनेत्रा पवार जी नॉमिनेट करेंगी, क्योंकि अभी जब तक एनसीपी एकजुट नहीं होती है तब तक जो अजित पवार वाली एनसीपी है उसकी लीडरशिप सुनेत्रा पवार जी के हाथ में इसलिए रहेगी कि वो उनकी पत्नी है। और हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, चाहे हम कितना परिवारवाद के खिलाफ बोले, लेकिन नेता की मौत के बाद उसके परिवार के व्यक्ति के हाथ में ही उसकी विरासत जाती है। और इसलिए सुनेत्रा पवार जी, बाद में क्या होता है, मर्जर होता है, उसका शरद पवार जी क्या करते हैं, वो हो मर्जर सकता है। आपको लगता है होगा? नहीं, मर्जर हो भी सकता है। और जो विनोद शर्मा जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उसमें उन उद्योगपति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और मैं दिवांग की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है कि अभी कल मर्जर हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे भूल जाइए, वो अगर उनको नहीं, राजनीतिक उसमें फायदा- देखिए मर्जर विलय इस सवाल से इसलिए जुड़ता है, जितना विलंब होगा विलय में उतनी संभावनाएं, स्ट्रोक, आशंकाएं बनी रहेंगी कि भाई इनमें से कुछ विधायक चले जाएंगे भाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के पास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे क्या कि 10-12 विधायक आ जाए, हाँ। तो वो फिर शिंदे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर तो बहुमत भाई 132 तो उनके हैं ही। मैं इसीलिए वो आंकड़ा बताया है। हाँ, अगर 12 विधायक 15 विधायक आ जाते हैं तो 13 चाहिए, उतना 13 चाहिए। हाँ। तो 13 से 1-2 और ज्यादा ही ले लेंगे, तो उसको तो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और दिल्ली भी तो चाहेगी। शिंदे को चेक करने के लिए अभी ये एक संभावना, हाँ, खुला, ये दरवाजा खुला ये हुआ है दरवाजा ना? खुला हुआ है। लेकिन अगर मर्जर हो गया पहले तो फिर एनसीपी फिर खेल और पेचीदा हो जाएगा क्या? पेचीदा- अगर मर्जर हो गया, अगर विलय हो गया तो। पेचीदा ये हो जाएगा, फिर एनसीपी को तोड़ना मुश्किल होगा, नंबर ज्यादा हो नहीं, जाएगा। तोड़ना नहीं, पर उसमें फिर लंबा हाँ। बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि शरद पवार महायुति में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे कि इंडिया में रहेंगे? देखिए, वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मर्जर उस जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं उन उद्योगपति के सहयोग से या उनकी बीच बचाव से या उनकी परामर्श से हुआ पर्दे के पीछे, तो कोशिश यही रहेगी कि शरद पवार भले सरकार में न शामिल हों, सुप्रिया सुले शामिल होंगी नहीं होंगी, लेकिन एनसीपी फिर सरकार के साथ रहने की संभावनाएं ज्यादा महायुति में रहेंगी। आने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल, बीजेपी क्योंकि- के साथ जाने के लिए। क्योंकि देखिए एक चीज शरद पवार के बारे में, भाई राजनीति के घाघ हैं, नैतिकता कुछ नहीं होती, क्या कर दें किस वक्त, पर वो बीजेपी के साथ कभी नहीं गए। नहीं, बीजेपी के साथ वो नहीं गए, लेकिन समर्थन करके बीजेपी की सरकार भी बनवाई थी वो अलग चीज है। 2019 में। हाँ। नहीं, 14 में। हाँ। 14 में जब शिवसेना अलग लड़ी थी, हाँ। तो शरद पवार ने तो बाहर से समर्थन दिया था हाँ। उसको, और उसके बाद में शिवसेना आई, तो वो अपने हिसाब से बीजेपी ये हादसे के नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये अभी ताज़ा तस्वीरें हैं, किस तरह से कंट्रोल लूज करते हुए, बिल्कुल एक तरह से आपने सिविल एविएशन में अच्छी खासी रुचि रखी है, कवर भी किया है दिबांग, ये बिल्कुल ये तो फ्री फॉल की तरह जा रहा है, जैसे कंट्रोल ही बिल्कुल लूज कर दिया हो। जो होता है ना कि इंजन लूजेस पावर, इंजन में दम ही नहीं रहा, एकदम जैसे स्टॉल कर गया हो। पतंग की तरह गिर रहा है। हाँ, पतंग तो फिर भी झूलते पतंग हुए तो जा रही है, झूलती है। ये तो डेड ड्रॉप है। हाँ बिल्कुल डेड ड्रॉप है। देखिए, और जबकि एक राउंड ले चुका था पायलट और उसको दिख नहीं रहा था पहले राउंड में, और अचानक ये गिरा, तो ये चौंकाने वाला है। बिल्कुल ये इसकी चौंकाने इसी वाला की है। जांच जरूरी है। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी, पर जो सवाल मैं विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहा था, अब एनसीपी क्या विलय होता दिखाई देगा, मर्जर होगा, और मर्जर हो जाता है तो शरद पवार क्या बीजेपी के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? अपने तथाकथित दोस्त जिनका जिक्र किया है अभी विनोद शर्मा ने गौतम अडानी के कहने पर। संदीप भाई, वैसे तो मकर संक्रांति निकल गई है गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी और उत्तर भारत में, लेकिन अभी हम पतंगबाजी कर रहे हैं। हाँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो अब अजीत पवार नहीं रहे, एक तो ये सबके लिए दुखद बात है, बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का काम है कि ये पतंगबाजी करते रहे। उसमें जैसे अभी नहीं, बात हम हुई कि- राजनीतिक विमर्श कर रहे हैं, जो हाँ, बातें ठीक है। बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल या ऐसे लगे कि ये तो नहीं हो पाएगा, पर ये जी, तो देखिए आज की तारीख में हर किसी की जुबान पे ये सवाल है कि अब एनसीपी का क्या होगा। एनसीपी बिल्कुल, में बिल्कुल, विलय नहीं। होगा, शरद पवार की सदारत मानी जाएगी, वरना कौन मुखिया बन जाएगा? अब अजित पवार हमारे बीच नहीं है। ये बिल्कुल जायज वैलिड राजनीतिक सवाल हम पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है। मुझे लग रहा है कि यदि अभी हमने देखा हो कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, उसमें तो चाचा भतीजे साथ आ ही गए थे। एक स्टेप तो
मतलब क्लोजर हो गए थे वो। नहीं, जो और दिबांग ने सुनेत्रा कहा जी- वो टचडाउन होने वाला था, प्लेन लैंड करने वाला था, वो लैंडिंग होगी अभी। यहां तो लैंड नहीं कर पाया प्लेन, मौत हो गई अजित पवार की। पर हाँ, एनसीपी का प्लेन लैंड करेगा क्या? मुझे लगता है कि वो लैंड करेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली कि मर्जर हो जाए, दोनों लोग एक साथ हो जाए। और ये कहना कि शरद पवार कभी बीजेपी के साथ नहीं गए और नहीं जाएंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत वो नहीं लगती है। हो सकता है कि चले जाएं, अच्छा, जल्दी ऐसा हो नहीं, सकता तुरंत है। नहीं जाए, पहले मर्जर का काम हो। सुनेत्रा जी वहां पर हैं, सुनेत्रा जी को भी पता है कि अकेले वो कितना उस पार्टी को लड़ेंगी या नहीं करेंगी। और बीजेपी में उनके एमएलए मर्जर हो जाए, उससे तो बेहतर है कि एनसीपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर रहे, तो वो और हमें ज्यादा। यहां पर प्रफुल्ल पटेल वाला एंगल भी नहीं भूलना चाहिए। उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं बीजेपी के बहुत से नेताओं से। प्रफुल्ल जी और शरद पवार जी दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे कोई एक नाम बताइए जिनसे उनके अच्छे संबंध नहीं। हाँ, तो वो दोनों लोग बहुत ही विनम्र हैं, बड़े हृदय वाले हैं, और वो कहीं भी रह सकते हैं आराम से, वो बड़े परेशान नहीं होते हैं। वो जब कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते तब भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ते, समझे। तो मतलब इसलिए अभी जो मैंने सवाल भी बनाया है, महायुति सरकार में एक उलझन उलझ गई है क्या, उलझी है, या उलझन दरअसल इंडिया खेमे के लिए भी बनी हुई है कि अब शरद पवार क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन की 48 में से 30 सीटें जीती थी भाई लोकसभा चुनाव में, नहीं, बिल्कुल ठीक अच्छी है, खासी लेकिन मजबूती दिखाई, उसके बाद हवा निकल गई। अगर शरद महायुति- पवार भी निकल गए तो फिर तो हवा पूरी तरह से निकल जाएगी इंडिया गठबंधन में। संदीप भाई, मुझे नहीं लगता कि महायुति के लिए कोई उलझन है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना भी उनको ही तय करना है, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बिना सरकार तो कहीं जा नहीं रही है। उलझन नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये इधर ही मुझे लगता है कि सरकार के साथ ही रहना पसंद करेंगे। बाकी तो क्या फैसला करते, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य या राजनीतिक संभावनाएं भी दिख रही हैं, वो भी फिलहाल नहीं लगता। और ये पतंगबाजी भी हमें नहीं करनी चाहिए कि अब शिंदे साहब को बीजेपी वो कर देगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी शिंदे साहब के साथ ही जाएगी, अभी जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 4 एमएलए चाहिए तो शिंदे को छोड़ दे, इस तरह का वो रिलेशनशिप को अब वो नहीं चाहते कि अपने एलाइज के साथ ये बिहेवियर कहीं पर भी दिखाई दे। तो वो साथ रहें, एनसीपी मर्जर होकर भी इनके साथ आ जाए तो तुरंत शिंदे साहब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप पूरा एनडीए का पॉलिटिकल बिहेवियर देखें तो वो अपने एलाइज को, छोटे छोटे को लेकर भी अपने क्रेडेंशियल्स को खराब नहीं करना चाहते, नहीं चाहेंगे। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए वो अलग बात है। और एनसीपी के लिए मुझे आज की तारीख में कोई बड़ी पॉलिटिकल संभावनाएं एनडीए के अलावा दिख रही हो, ऐसा नहीं है। सुनेत्रा जी को भी पता है कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। और शरद पवार जी के लिए तो ये एक्सरसाइज हो सकती है, बहाना भी हो सकता है एनडीए के पास आने का। और आपने एक ऐसे मित्र का फेविकोल जोड़ बता दिया तो वो कहाँ टूटता है। नहीं, पर इसमें एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी एक जुड़ा हुआ है राजनीति में। हालांकि संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक मौत से पहले, इस दुखद हादसे से पहले जो कोशिशें हो रही थी, चाचा भतीजा साथ होंगे और बीजेपी को भर भर कर जो गालियां दी जा रही थी, उसमें बीजेपी के साथ ही शरद पवार भी आते दिखे, तो ये थोड़ा सा। आपकी स्मृति बहुत ज्यादा तेज है, राजनेताओं की इतनी नहीं होती ना। अच्छा, आपने तो वो भी तो सुना था 70,000 करोड़ का। हाँ बिल्कुल, मैं तो तारीख समेत बता रहा हूं। हाँ, तो फिर 27 जून को ये बयान दिया गया 2023 को, और 2 जुलाई को बीजेपी में ही आ गए थे अजित पवार। पॉलिटिकल लीडर्स की स्मृति इतनी शार्प नहीं होती है, वो भूलते भी जल्दी हैं। वो भूलते भी जल्दी हैं। अबे दुबे, आप क्या देखते हैं, ये राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है इस दुखद हादसे के बाद, या ले भी रहा है, या ऐसे ही बैठा हुआ है, हम पतंगबाजी करने बैठ गए? जी, मुझे तो बहुत पहले से लगता है कि अजित पवार का जाना एनसीपी से, एनसीपी को तोड़ना और उनके सहयोग से महायुति सरकार का गठन होना, ये मुझे शरद पवार और अजित पवार का जॉइंट प्रोजेक्ट लगता था हमेशा। और वो बार बार अपनी गतिविधियों से इस बात की एक तरह की परिस्थितिजन्य प्रमाण भी देते रहते थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मिलती रहती थी कि दरअसल उन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। जिस व्यक्ति ने पार्टी तोड़ दी हो और तोड़ के उधर चला गया हो, कितने बार मिलता था शरद पवार से, 2-2, 3-3 घंटे की बात होती थी, हम लोग कयासबाजी करते रहते थे। हम लोगों ने एबीपी के मंच में भी इस तरह की कयासबाजी एकाधिक बार की है। तो वो उन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट था। इनकी अचानक जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, अब शरद पवार के पास ऐसा कोई लेफ्टिनेंट नहीं है इसके साथ मिलकर ऐसा कोई जॉइंट प्रोजेक्ट वो कर सकें। परिवार के भी थे, साथ में पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट भी थे, ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर सकें, ये दिक्कत नहीं। जहां तक उप मुख्यमंत्री बनने का सवाल है,
हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि हम किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कोई आप इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ये लोग कोई ऐसा दबाव नहीं बना सकते अभी की स्थिति में कि आप उप मुख्यमंत्री और बनाइए। इसमें आपने एक और एंगल दे दिया, अगर कोई उप मुख्यमंत्री ना बनाए एनसीपी तो कुछ कर नहीं सकती। एक नाथ शिंदे थोड़े और सहज हो जाएंगे कि मैं इकलौता उप मुख्यमंत्री हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उप मुख्यमंत्री जरूरी नहीं कि बने ही कोई उप मुख्यमंत्री। और जहां तक शरद पवार का सवाल है, उनकी उम्र और इनका इस तरीके से जाना, मुझे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य जो है वो काफी संदिग्ध लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो बचेगी भी कि नहीं, बहुत पार्टी ही उज्जवल नहीं बचेगी लग या रहा है नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस का। निश्चित रूप से देर सवेर की बात है, जो अजित पवार के एमएलए थे उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा में जाएगा ही जाएगा, और उस तरह से महायुति की सरकार नहीं, वो मुख्य तौर पर भाजपा की ही सरकार पूरी तरीके से बन जाएगी, भले ही वो एकनाथ शिंदे को अपने साथ रखे रहे। और इसमें शरद पवार बाकायदा बीजेपी के साथ हाथ भी मिला सकते हैं क्या? इस संभावना को इनकार नहीं कर रहे थे विजय त्रिवेदी। देखिए, विजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और सभी लोग, हम लोग एक ही सी बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत जोर के फर्क के साथ में है। शरद पवार हमेशा ही कई जगह रहते हैं, वो एनडीए में भी रहते हैं और इंडिया गठबंधन में भी रहते हैं, कहीं घोषित रूप से रहते हैं, कहीं अघोषित रूप से रहते हैं। जब उनका एनडीए गठबंधन के ज़्यादातर लोग अदानी का विरोध कर रहे होते हैं तो वो अदानी के साथ लंबी लंबी मीटिंगें कर रहे होते हैं। और अभी विनोद जी ने बताया कि उनके अदानी से मित्रता तो नरेंद्र मोदी की मित्रता से भी शायद ज़्यादा पुरानी है। तो शरद पवार के बारे में तो कुछ भी हम लोगों को कहना ही नहीं चाहिए, निश्चित रूप से कहना ही नहीं चाहिए। तो मतलब महायुति सरकार में कोई उलझन नहीं है, या अभी उलझन है? अभी ऊंट क्या करवट लेता है ये अभी हमें देखना चाहिए, या ऐसा कुछ खास होने नहीं वाला? मुझे नहीं लगता इसमें खास होगा। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार में बहुत अधिक शक्तिशाली है, उसे केवल 13 विधायकों की आवश्यकता है, और वो 13 विधायक वो कहीं से भी प्रकट कर सकती है। ऐसी बात नहीं कि केवल वो, उसकी बहुत क्षमता है उसकी इस तरह के विधायकों को प्रकट करने की। 13 नहीं, अगर 23 की जरूरत होती तो वो भी प्रकट हो जाते। तो मुझे उसकी शक्ति में और उसके टिकाऊपन में, उसकी स्थिरता में कोई संदेह नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में? इंडिया गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मैं तो कहना ही बंद कर दिया है। इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं जमीन पे कहीं। इंडिया गठबंधन कहां जमीन पे? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई संगठन है, ना उसका कोई सचिवालय है, ना कोई उसका दफ्तर है। और अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी उस इंडिया गठबंधन कहना बंद कर दिया है। बहुत ही कम ये नाम सुना जाता है। अब हम लोग आदतन नाम लेते रहते हैं।